पंचकुला में हरियाणा बीजेपी की प्रांतीय परिषद की बैठक 39 साल के बाद हुई। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पार्टी का ध्वजारोहण किया और दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की। बैठक में हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़, प्रभारी विनोद तावड़े, संगठन मंत्री रविंद्र राजू समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, कृषि मंत्री जेपी दलाल, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, राज्य मंत्री संदीप सिंह और कमलेश ढांडा ने भी इसमें शिरकत की। कई सांसद विधायक भी मौजूद रहे। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा भी परिषद की इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में संगठन को मजबूत करने और सरकार के साथ तालमेल को लेकर मंथन हुआ। प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को भी इसमें रखा गया। सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को संगठन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने को लेकर भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 580 योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनसे गरीब किसानों और दिव्यांगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश परिषद की 7 साल में पहली बार ये मोहर लगी है। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने हमारा भी उत्साह बढ़ाया है। और ये उपलब्धियां केवल मंत्रिमंडल में रहे हुए साथी पुराने या आज जो हैं केवल उनकी नहीं है। ये उपलब्धियां सब आप कार्यकर्ताओं के कारण से हैं। कार्यकर्ताओं के सहयोग के बिना एक कदम आगे चलना संभव नहीं होता है। कार्यकर्ता फील्ड में जाकर के कितनी विपरीत परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। हम बहुत पुरानी बात ना करें, इसी पिछले 1 वर्ष की बात करें। हमारे लिए कुछ विपरीत परिस्थितियां मैदान में इस समय हैं। फिर भी इन कार्यकर्ताओं ने, आप जैसे लोगों ने तिरंगा यात्रा, कितनी बड़ी संख्या में हर जिले में तहसीलों के अंदर तिरंगा यात्रा विधानसभा अनुसार किया। फिर मंडलों की बैठकें हुई, त्रिदेव सम्मेलन हुए। अभी एलनाबाद के चुनाव में भी तकलीफें हमको मालूम है कि क्या क्या आ रही हैं वहां, लेकिन मुकाबला हमारा कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ कर रहा है। और फिर लगातार 7 साल में हम साइलेंटली अपना काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं हटे हैं। कोई ये कहे कि विधानसभा में हमारी 7 सीटें कम आई, वो एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ऐसे कोई चीजें जब पार्टी के विभिन्न पार्टियां जब लड़ रही होती है तो टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी आपस में कर लेते हैं। वोट हमारा 3.5% बढ़ा है। 2014 से 2019 में 3.5% हरियाणा की जनता ने हमको वोट ज्यादा दिया है। फिर चाहे वो कॉर्पोरेशन के चुनाव हो, चाहे वो पंचायतों के चुनाव हो। बीजेपी प्रांत परिषद की इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश परिषद सबसे बड़ी इकाई है। कई वर्षों के बाद यह बैठक बुलाई गई। बैठक का श्रेय हमारे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ को जाता है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों में काफी उत्साह था। दिन भर पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह से नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि परिषद की बैठक में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला समेत पार्टी के तमाम नेताओं ने यहां शिरकत की, जहां संगठन और सरकार के कामकाज को लेकर चर्चा हुई है। सीएम ने बताया है कि हर 3 साल के बाद प्रदेश परिषद की बैठक की जाएगी। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने यह भी बताया कि 7 साल में बहुत उपलब्धियां हैं और हम 7 साल की 7 बड़ी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। सीएम ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों में संगठन की बात करें तो केवल भारतीय जनता पार्टी के पास संगठन मजबूत है। अगर हम सत्ता में नहीं होते तब भी संगठन शक्ति को मजबूत रखते हैं। सीएम ने कहा कि मनेठी एम्स में जमीन को लेकर सहमति बन चुकी है और अब जल्द ही एम्स बनेगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि एलनाबाद उपचुनाव को लेकर प्रदेश परिषद की इस बैठक में चर्चा हुई है। एलनाबाद के उपचुनाव में हर रोज भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है। प्रदेश परिषद हमारी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी इकाई होती है। छोटी से लेकर के बड़ी कई प्रकार के काम करने के हमारे टीमें रहती हैं, तो प्रदेश परिषद होती है। बहुत वर्षों के बाद प्रदेश परिषद की हमारी बैठक हुई है और इसका सीधा श्रेय हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश को जाता है। इन्होंने अपनी पूरी तरह से बुलाया, बहुत उत्साह था। देख रहे हैं कि 11:30 बजे से लेकर के और इस समय 6:30 बजे तक और ये बैठक अपनी चली है। इसमें हमारे विभिन्न केंद्रीय नेता, जिसमें हमारे विनोद तावड़े जी जो प्रदेश के प्रभारी हैं, भूपेंद्र सिंह यादव हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, राव इंद्रजीत सिंह
जो हमारे सेंट्रल जो स्टेट मिनिस्टर हैं, और इसके अलावा भी रतनलाल कटारिया सांसद हैं, रामविलास शर्मा हैं, बहुत से हमारे नेताओं ने संबोधित किया। रूपाला जी भी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी आए थे। तो अपने अपने विभाग से जुड़े हुए और विभिन्न जो संगठनात्मक पहलू थे उनके ऊपर भी सारा प्रकाश डाला है। और मैं समझता हूँ कार्यकर्ता को एक उत्साह के लिए आज के इस दिन का बहुत बड़ा उपयोग होगा। हम हर 3 वर्ष के बाद आगे भी प्रदेश परिषद किया करेंगे, ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है। तो हर 3 साल के बाद ये बैठक हम करेंगे और बजाय 1 दिन के इसको आगे 2 दिन की भी किया करेंगे। तो इस प्रकार का ये कार्यक्रम बहुत सफल कार्यक्रम हमारा होगा। देखिए, चूँकि हमारे 7 साल में बहुत सी उपलब्धियां हैं, लेकिन उसमें 7 मुख्य हमारे जो बिंदु, जो एक ऐसे वर्ग हैं जिनकी सहयोग सहायता के लिए हमने विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाकर का काम किया है। महिलाओं के लिए किया। 7 का अर्थ यह है कि 7 साल में 7 विषय रखे जाएं, लेकिन हमारी जितनी भी उपलब्धियां हैं उन सब को लेकर के हमने कार्यकर्ताओं को जानकारी दी है। उनको हमारा जो 25 दिन का कार्यकाल बीता है उसमें जो पत्रक दिया है उनको छपा हुआ, जो 6 से दूसरे टर्म की 600 दिन की उपलब्धियां वो भी उनको पहले से दी हैं, जिसकी जानकारी आपको पहले से दी थी। और हम आगे 27 अक्टूबर को प्रदेश के 7,10,000 परिवारों में 71,000 कार्यकर्ता, क्योंकि आपको 71 का महत्व पता है, हमारे नरेंद्र मोदी जी जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं उनके 71 बढ़ गया 70 से 71। हाँ, तो 71 का वो पहले 70,000 रखा था, 71,000 कर दिया है, 7 लाख की बजाय 7,10,000 कर दिया है। तो ये एक योजना 27 अक्टूबर की एक ही दिन में हमारे जो त्रिदेव एक योजना है पार्टी की, वो सब मिल करके घर घर जाएंगे और एक पत्रक दे करके और उनको संपर्क करेंगे। हमारा जो बेस है उससे और बढ़ेगा। अगर पॉलिटिकल पार्टियों में संगठन की बात करें तो केवल भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। बाकी पार्टियों का संगठनात्मक मामला बात करना ही बेमानी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ही स्वरूप इतना बड़ा है और एक अच्छी सुंदर व्यवस्था। आज तो हम शासन में हैं, जब हम शासन में नहीं भी थे तब भी जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत संगठनात्मक एक सिस्टम ये बहुत पहले से चला आ रहा है और हम तो संगठनात्मक शक्ति पर ही जीते हैं। बाकी जो पार्टियां हैं वो तो अपने परिवारवाद के ऊपर अपने कुछ ना कुछ पहलू ऐसे लेकर के चलते हैं, कोई उल्टा सीधा मुद्दा लेकर चलते हैं, कुछ नेताओं की जो उनकी ताकत होती है उसको मिला करके चलते हैं। हमारे ऐसा नहीं है, संगठन की ताकत होती है और सबसे बड़ी ताकत होती है। दूसरा, उसके अंदर हमारा विचार का जो प्रभाव होता है वो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, कुशाभाऊ ठाकरे, अपने भंडारी जी, ये सारे ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने इस संगठन को जनसंघ से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी तक सींचा है। उस विचारधारा का ही, उस सिद्धांतों का ही एक प्रभाव है कि हमारा कार्यकर्ता एक मजबूत होता, अडिग होता, अपने लक्ष्य को, अंत्योदय के लक्ष्य को लेकर के और सदा हमेशा काम में लगा रहता है। इलाहाबाद चुनाव के लिए हमारे पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला जी ने सारा विषय रखा है और हमारे कार्यकर्ता वहाँ लगे भी हैं। एक बहुत अच्छा उत्साह जिसको कहना चाहिए। दिन प्रतिदिन जो आपसी प्रतियोगिता है उस प्रतियोगिता में भारतीय जनता पार्टी उभर रही है और उभर करके ऐसे स्थान पर आ रही है कि अब बाकी से पीछे छूटेंगे। क्योंकि अभय चौटाला के ऊपर तो लोगों का सबका ही ये कहना है और हमारा भी कहना है कि आखिर उन्होंने किस बात को लेकर के त्याग पत्र दिया था। त्याग पत्र दिया है तो आज नैतिकता उनको ये कोई परमिशन नहीं देती कि वो दोबारा से उस चुनाव में आकर के और विधानसभा में आए। विधानसभा में आए तो फिर इस्तीफा देने की बात कौन स्वीकार करेगा? उनकी कोई जनता स्वीकार ही नहीं करेगी। और इस नाते से कांग्रेस के घर में भी उन्होंने तो कैंडिडेट भी उधारा ही ले लिया हमारा, तो इसलिए उनके पास भी कोई नीचे धरातल पर कुछ नहीं है। उनके लोग छोड़ के जा रहे हैं। अभी कल रमेश भादु जो उनका पहले चुनाव लड़ा हुआ प्रत्याशी वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है और भी इस प्रकार बातचीत चल रही है और उनके कई लोग भारतीय जनता पार्टी में। हरियाणा बीजेपी की प्रांतीय परिषद की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सेवा के विषय को लेकर आगे बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि मनोहर लाल के नेतृत्व में पारदर्शिता की दृष्टि से, गरीब कल्याण की दृष्टि से, विकास और नौजवानों के लिए अवसर पैदा करने की दृष्टि से भी हरियाणा सरकार बेहतरीन काम कर रही है। कोविड के बाद ये पहली भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक है और निश्चित रूप से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो उपलब्धियां की हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
जो भारतीय जनता पार्टी एक सेवा के विषय को लेकर के आगे बढ़ रही है, उनसे सब लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों के बीच में पार्टी के विषयों को ले जाने के लिए इस बैठक में सारी चर्चा हुई। 7 साल पूरे होने जा रहे हैं हरियाणा में, 2 साल गठबंधन सरकार के, 5 साल पूर्व मोदी की सरकार के, किस तरह से क्या कमाल देखते हैं? सरकार चली है शासन में पारदर्शिता की दृष्टि से, गरीब कल्याण के विषयों की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, नौजवानों के अवसरों की दृष्टि से ये हरियाणा सरकार ने महत्वपूर्ण पार्टी अच्छी तैयारी कर रही है, चुनाव हम जीतेंगे। पंचकुला में हुई हरियाणा बीजेपी प्रदेश परिषद की बैठक के बाद विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि परिषद की बैठक में कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह नजर आया। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार की 7 बड़ी उपलब्धियों पर 7 साल 7 कमाल के नाम से भी चर्चा हुई है। हरियाणा बीजेपी की आज प्रांत परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। पंचकुला में दिन भर बैठक चली है, मंथन इस बैठक में किया गया है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता हैं। स्पीकर साहब, ये आज एक महामंथन जो है वो पंचकुला में रखा गया था, क्या कहेंगे पूरे दिन भर की आज की चर्चा को? देखिए, एक बहुत प्रभावशाली कार्यक्रम, एक बहुत भव्य आयोजन मैं कहूँगा कि जिसके अंदर प्रदेश के कोने कोने से कार्यकर्ता एक बड़े उत्साह के साथ, आज मैं एक नया उत्साह जो है कार्यकर्ताओं के अंदर देखने को मिला है। और जिस प्रकार सुबह से लेकर के शाम के 6:30 बजे तक जो कार्यकर्ता घर से 6 बजे चला था, आज रात को 10-12 बजे, 11 बजे, 12 बजे, और ये 15 घंटे की तो तपस्या है, 15 घंटे का। और यहाँ पर 7-8 घंटे जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने सभी वक्ताओं को और जो मुद्दों के ऊपर वक्ताओं ने भाषण दिए उनको सुना है, और जो सरकार की जो नीतियां हैं या सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का जो संदेश सभी हमारे वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं को दिया है, इसका निश्चित तौर पर बहुत बड़ा लाभ संगठन को भी होने वाला है, सरकार को भी होने वाला है। क्योंकि सरकार की जो बड़े बड़े कार्य हैं कई बार जनता तक, आम जनता तक नहीं पहुंचते, और वो एक संदेशवाहक के नाते आज जो लगभग 3-3.5 हजार कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे वो जन जन तक पहुंचाएंगे, इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। सर, 7 साल सरकार के जो पूरे हो रहे हैं, यानी 7 साल 7 कमाल के नाम से सरकार ने अपना जो है वो अगला विजन बनाया है लोगों के बीच में जाने का, तो किस तरीके से देखते हैं कि ये सरकार की उपलब्धियां लोगों के बीच पहुंचेगी? बिल्कुल, देखिए यही कहा ना कि 7 साल 7 कमाल, हम इसको 70 कमाल भी कह सकते हैं, 700 कमाल भी कह सकते हैं। लेकिन 7 साल के अंदर जिस प्रकार से सरकार ने यहाँ हरियाणा प्रदेश से भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद को समाप्त करने के लिए, पर्ची और खर्ची को खत्म करने के लिए, CLU को खत्म करने के लिए, जिस प्रकार से घोटाले थे, जो नित्य नए घोटाले, CLU के घोटाले देखने को मिलते हैं, उन सभी चीजों को खत्म करके हरियाणा को एक विकास की राह के ऊपर लेकर गए हैं। नित्य नए प्रोजेक्ट और सबका साथ सबका विकास जो एक हमने एजेंडा तय किया था, उस एजेंडे के ऊपर सरकार कार्य कर रही है। और उसी का परिणाम है कि आज जो पिछले अभी 2 चुनाव हुए हैं, चाहे वो गुरुग्राम के अंदर था, चाहे वो करनाल के अंदर था, 90% तक वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिल रहे हैं। इसका मैं समझता हूं कि एक बहुत ही अच्छा जो आज ये अपना कार्यक्रम हुआ, इसका मैसेज जाएगा। हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता थे। गुप्ता कह रहे हैं कि आज के कार्यक्रम के जरिए जो लोग हैं उनमें एक संदेश जाएगा, जो पार्टी का कार्यकर्ता है, पार्टी का पदाधिकारी है, वो सरकार के 7 साल की तमाम योजनाओं को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। और कार्यकर्ताओं में आज के इस महामंथन में काफी उत्साह देखने को मिला है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र और रवि के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, पंचकुला। वहीं भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में पीएम नरेंद्र मोदी ने गति शक्ति योजना का शुभारंभ किया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि 107 लाख करोड़ का यह प्रोजेक्ट देश के विकास की रफ्तार को नई शक्ति प्रदान करेगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक कदम उठाए। सीएम मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री को आभार भी व्यक्त किया। दिल्ली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। इस बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है और कई विषय ऐसे थे जिनको लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। इसके साथ ही
कई विशेष फसलों, कई ऐसे फैसले रहे जो विशेष तौर पर जिनको मंजूरी दी गई है, जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि इस बैठक के दरमियान कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे जिनको लेकर विस्तार से चर्चा हुई। हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम में जल्द हेली हब बनने जा रहा है। जी हां, प्रदेश के सभी जिलों में दिल्ली एनसीआर से हेलीकॉप्टर की सुविधा को कैसे सुगम बनाया जाए, इसको लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हरियाणा सरकार से जगह मांगी थी, जिसको लेकर बुधवार को दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच एविएशन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें सामने आया है कि साइबर सिटी में हेली हब बनाने की स्वीकृति उड्डयन मंत्रालय की ओर से दे दी गई है, जिसके बाद जहां एक और दिल्ली हवाई अड्डे पर दबाव कम होगा, तो वहीं हरियाणा के अन्य जिलों में हेलीकॉप्टर की सुविधा को सुगम बनाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बैठक की जानकारी दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से हमारी मीटिंग हुई, जिसके अंदर सिविल एविएशन से जुड़े हुए हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उस पर चर्चा हुई। विशेष तौर पर हिसार का एयरपोर्ट है, गुड़गांव में हेली हब है, करनाल एयरपोर्ट है, अम्बाला एयरपोर्ट है और जो पायलट ट्रेनिंग स्कूल भिवानी, नारनौल, इस प्रकार कई विषयों पर चर्चा हुई। हमने उनको निमंत्रण भी दिया कि वो भिवानी का जो हमारा जो पायलट ट्रेनिंग स्कूल शुरू करना है उसको आगे करें। सब विषय बहुत ही अच्छे प्रकार से हुए। वहीं इस मामले में सीएम मनोहर लाल की माने तो गुरुग्राम में हेली हब बनाने से मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जिससे व्यापार भी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के सामने हरियाणा के हवाई अड्डों से उड़ानों की संख्या बढ़ाए जाने, हवाई पट्टियों के सुधारीकरण और वैट की दर को कम करने के लिए सुझाव रखे। वहीं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से बैठक के दौरान एविएशन यूनिवर्सिटी को भी लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की माने तो केंद्रीय उड्डयन मंत्री से ड्रोन स्कूल और सैटेलाइट सेंटर बनाने को लेकर भी चर्चा की गई। वैट के लिए उनकी ओर से प्रपोजल था कि इसको हम लोग वैट की दरें घटाएं। सिविल एविएशन के लिए हमने मान लिया कि 1% जो है 20% की बजाय 1% वैट की दर जो है वो निश्चित की जाएगी हरियाणा में। सर, कोई हेली हब बनाने की भी आपने कोई सुझाव दिया है सर? गुड़गांव में हेली हब बनाने के लिए भी लैंड का प्रपोजल उन्होंने मांगा है, हम बहुत जल्दी उसको बताएंगे। तो उससे हेली हब से क्या प्रदेश को क्या उसको दिल्ली एयरपोर्ट के बहुत नज़दीक गुरुग्राम में हेली हब बनेगा तो इंटरसिटी और इंट्रासिटी हेलीकॉप्टर्स की जो करने की सुविधा है वो एक प्रकार से एयरपोर्ट को भी सपोर्ट करेगी और जनता के लिए लाभदायक होगा। हिसार एयरपोर्ट कब तक पूरा हो जाएगा सर? 2 साल के अंदर पूरा करने की कोशिश है उसमें, 2022-23 में 23 तक पूरा हो जाएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मुलाकात के दौरान कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि अब हरियाणा प्रदेश उड़ान भरेगा। वहीं हम आपको इस बैठक में लिए गए अहम फैसलों से भी मुखातिब करवाते हैं। हरियाणा प्रदेश भरेगा उड़ान, साइबर सिटी गुरुग्राम में हेली हब बनेगा। हेली हब से दिल्ली हवाई अड्डे पर दबाव कम होगा। उड़ानों की संख्या बढ़ाने के लिए वैट में कमी की गई है। एयर टरबाइन फ्यूल पर वैट घटाया गया है। वैट को 1% तक कम करने की मंजूरी दी गई है। जल्द आयोजित किया जाएगा ड्रोन फेस्टिवल। व्यापार और मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। सिविल एविएशन यूनिवर्सिटी बनाने पर भी चर्चा की गई। ड्रोन स्कूल और सैटेलाइट सेंटर बनाने पर भी विचार हुआ। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में हवाई सर्विस को और ज्यादा बेहतर करने के लिए भी केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के सामने सुझाव रखे, जिस पर जल्द ही विस्तार से बैठक कर मुद्दों को सुलझाने की बात कही गई है। जनता टीवी के लिए दिल्ली से स्पर्श शर्मा और गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को लेकर रेवाड़ी जिले के गांव माजरा में प्रस्तावित एम्स परियोजना के निर्माण से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुधवार को चंडीगढ़ में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की मौजूदगी में वरिष्ठ अधिकारियों और परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने वाले किसानों के डेलीगेशन की संयुक्त बैठक हुई है। इस दौरान सीएम ने एम्स परियोजना के लिए अलग से बजट भी स्वीकृत करते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को किसानों की जमीन के लिए भुगतान प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश भी दिए। साथ ही परियोजना से जुड़े अन्य कामों को लेकर किसानों को आपस में सहमति आगामी प्रक्रिया शुरू करने की बात कही। उन्होंने परियोजना को लेकर नगर और ग्राम आयोजना विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों को भी एक निर्धारित समय अवधि के दौरान सभी आवश्यक कार्यों को पूरा करने समेत किसानों से जुड़े विषय पर काम करने के निर्देश भी जारी किए। मुख्यमंत्री ने बैठक में पहुंचे किसानों के डेलीगेशन की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और परियोजना से जुड़े सभी पहलुओं पर व्यापक विचार विमर्श किया। किसान डेलीगेशन ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का आभार भी व्यक्त किया। साथ ही क्षेत्र के विकास और प्रमुख मांगों को स्वीकृति मिलने से परियोजना के लिए जमीन देने पर ज्यादातर किसानों ने अपनी सहमति भी जता दी है। हाँ, एकदम जो मनेठी के अंदर एम्स बनना था बहुत दिन पहले ही किसानों ने अपनी सहमति दे दी थी और वो जमीन उनसे ली जा रही है। केवल अब उसका जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करनी है। मुझे लगता है कुछ दिन बाद वो फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी और वो काम शुरू हो जाएगा। वहीं चंडीगढ़ में बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास के साथ जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि 17 से 18 करोड़ यूनिट प्रतिदिन बिजली दी जा रही है और प्रदेश में किसी भी उपभोक्ता की कैटेगरी में कोई कट नहीं है। हरियाणा में ब्लैकआउट जैसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है और हम पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित भी कर रहे हैं। पूरे देश भर में कोयले की कमी के चलते बिजली की किल्लत का मामला सुर्खियों में है। मेरे साथ हरियाणा के बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास हैं। हरियाणा में कैसी स्थिति है इसके ऊपर बात करेंगे। दसब क्या स्थिति है हरियाणा की, चूंकि लगातार जो चर्चाएं हैं कि कोयले की कमी के चलते जो है वो संकट गहरा सकता है, क्या हमारे पास क्या है सर, स्थिति कैसी? पहले तो आपकी ये बता दूं कि इन दिनों हरियाणा में जो बिजली की मांग है वो करीब 16 करोड़ यूनिट से लेके 18 करोड़ यूनिट तक है और हम उस मांग को पूरी तरीके से मीट कर रहे हैं। किसी भी कंज्यूमर कैटेगरी के लिए कोई भी कट इम्पोज नहीं है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन सप्लाई में नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगस्त और सितंबर के महीने में जिन राज्यों में कोयले की खान है वहाँ बाढ़ की स्थिति हो जाती है, जिसकी वजह से जितना कोयला वहाँ से आना चाहिए उतना कोयला नहीं आ पाता है। आमतौर पर भारत सरकार का और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का निर्देश है कि जो थर्मल स्टेशन है वो 1 महीने के कोयला का स्टॉक अपने रखेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब कोयला पूरी आ नहीं पा रही है तो वो जो आपने स्टॉक रखा है उसी को इस्तेमाल करेंगे। अगस्त के शुरुआत में हमारे पास करीब 21 दिन के कोयले थे, लेकिन ये हुआ कमी सप्लाई की हुआ और इस साल थोड़ा जो बाढ़ की स्थिति है उन राज्यों में सितंबर 15 तारीख में खत्म हो जाना चाहिए, उसके बाद भी कुछ दिन के लिए और कंटिन्यू किया, लेकिन अब हालात वहां सुधर रहे हैं। ये सच है कि आज हमारे पास 4-5 दिन के कोयला के स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन ये स्थिति 4-5 दिन की कोयला है ये करीब 1 महीने से है। तो इसके बावजूद भी हरियाणा में बिजली की आपूर्ति में कोई दिक्कत नहीं है और मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे कोयला की जो मूवमेंट है वो अगले हफ्ते में और इम्प्रूव कर जाएगा। सर, पड़ोसी राज्य पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में जो पावर प्लांट है वहाँ पर कई यूनिट जो है वो बंद करने पड़े हैं। हमारे पास हरियाणा में स्थिति क्या है सर, कोई यूनिट बंद करना पड़ा हो या कितना लोड क्या है सर इस वक्त? जैसे मैंने कहा, जो हमारी मांग है उसको हम पूरा कर रहे हैं। हम अपने बिजली की मांग को पूरा करते हैं तो हरियाणा में अपने जो थर्मल स्टेशन है उनसे, एनटीपीसी के थर्मल स्टेशन से, हमने जिन प्राइवेट कंपनियों से करार कर रखा है उनसे। आपको याद होगा कि गर्मी के दिनों में हम करीब 26 करोड़ यूनिट पर डे सप्लाई करते थे। अगर हमारी जितने भी जगह बिजली के थर्मल प्लांट है वो सबको हम चलाएंगे, हम करीब 26-27 करोड़ बिजली पैदा करेंगे। जब हमारी उतनी की डिमांड नहीं है तो हम उतना पैदा नहीं करते। आज की जितनी डिमांड है उसके मुताबिक हमारी प्लांटें चल रही है और 2 प्लांट हमारे जो बंद है, एक यमुनानगर में और हिसार में, उसमें तकनीकी खराबी है जिसका रिपेयर हो रहा है, इस वजह से बंद है। सर, ये हमारे पास जो कोयला है वो कोई विदेश से भी हम परचेज करते हैं क्या? चूंकि ये कहा जा रहा है कि विदेश से कोयला नहीं आ रहा है, इस वजह से बड़ा संकट हुआ है। नहीं, हम हरियाणा में जितने प्लांट है उनमें से कोई भी प्लांट विदेश से कोयला आमदनी
नहीं करते हैं। लेकिन हमारे करार है एक प्राइवेट कंपनी के साथ, उस कंपनी के एक प्लांट में 25% हिस्से में बिजली जो है वो विदेशी कोयले से पैदा होता है। लेकिन आज हमारे पास डिमांड इतनी कम है, इस वजह से वो विदेशी कोयले के बिजली पैदा करने की जरूरत हमें अभी नहीं है। सर, इस बार जो मानसून है वो भी काफी देरी से गया है, चूंकि मानसून की जो देरी से जाने की भी एक बड़ी वजह होगी, चूंकि जो प्लांट है जो वहां पर इस देरी की वजह से ये दिक्कत सामने आई है। हमारे यहाँ मानसून देरी से गई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोयले के खान जिन राज्यों में हैं, कौन से राज्य हैं, ओडिशा, बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, इन राज्यों में कोयले के खान हैं जहां से हमें कोयला मिलता है। यहाँ बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी जिसकी वजह से कोयला को वहां से ट्रेन के जरिए लाने में दिक्कत हो रहा था, ये समस्या थी। हमारे यहाँ चाहे आज भी मानसून चलता रहे, हमारी तो बिजली अगर कोयला वहां से आते रहेंगे तो हम देते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सर, पूरे प्रदेश के जो लोगों में एक चिंता का माहौल बना जो लगातार पिछले दिनों से, आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब हरियाणा में किसी भी तरीके की कोई पावर कट की दिक्कत नहीं आएगी, और जो कमी है अभी जो 4-5 दिन का स्टॉक है उससे आप जो वो आगे की जो बिजली आपूर्ति वो सुनिश्चित कर पाएंगे? मैं आपके माध्यम से हरियाणा वासियों को कहना चाहूँगा कि हरियाणा के जो पावर कंपनियां हैं और हरियाणा के पावर विभाग करके पावर सिस्टम को चला रहे हैं, और हम गर्मी के दिनों में जैसे पूरी डिमांड को मीट किए थे, ऐसे ही अभी जो भी लोगों की पावर डिमांड है उसको मीट करेंगे। उसके लिए हमने पूरी इंतजाम कर रखा है। अंतिम सवाल है सर, ये जो ब्लैकआउट जैसी चर्चाएं हो रही है कि ब्लैकआउट का संकट आ सकता है, त्योहार जो वो आगे आने वाले हैं, तो इस तरह की कोई स्थिति तो नहीं बनेगी? ब्लैकआउट तब होता है जब किसी कारण से बहुत सारे पावर प्लांट अचानक बंद हो जाते हैं। जब वो बंद हो जाते हैं तो मांग ज़्यादा होता है और सप्लाई कम होता है, उस समय फ्रीक्वेंसी नीचे चला जाता है। फ्रीक्वेंसी जब 48.5 पहुंच जाता है, जो बचे कुछ पावर प्लांट है वो भी अपने आप को बंद कर देते हैं, क्योंकि नहीं बंद करेंगे तो वो डैमेज हो जाएंगे। इससे क्या होता है, सारे पावर प्लांट की सप्लाई बंद हो जाता है और उससे ब्लैकआउट होती है। लेकिन और हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।